साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो 9 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो कि आप देख रहे हैं कि अपवाद तंत्र। कल की वीडियो के माध्यम से या बात करें पिछले वीडियो के माध्यम से आपने देखा था कि फ्रेंड्स हम लोग ने जो पढ़ा था वो सिंधु नदी तंत्र को काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, साथ ही साथ उसकी कितनी लंबाई है, इन सभी पहलुओं को, साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ यहाँ से बनते हैं उन सभी को हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को भी नहीं देखा तो आप उसको भी देख लीजिए। आज की इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स बात करते हैं तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो गंगा नदी तंत्र, साथ ही साथ आप ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों यानी हिमालय नदी के शेष बची जो दोनों नदियां हैं, गंगा नदी साथ ही साथ सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक एक चीज़ बारीक बारीक सी चीज़ें जहाँ से भी क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के द्वारा पूछे गए हैं या फ्रेंड्स बात करें जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, उन सभी पहलुओं को हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो चाहे बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो या फिर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो, किस नदी की उत्पत्ति कहाँ, उद्गम कहाँ से है, किस नदी में क्या विशेषताएं हैं, तो या फिर बात करें कि उसका किस झील से निकली है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आपको जनरली एग्जामों में देखने को, उन सभी क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में हम पूरा कवर करें। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले जो कि आपको देखने को मिल रहा हो गंगा नदी तंत्र। या बात करें गंगा नदी तंत्र, यदि आप हिमालयी नदी तंत्र का देखेंगे तो हिमालयी नदी तंत्र में फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है जो पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा वो गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र की उद्गम स्थल कहाँ से है, कहाँ कौन कौन सी नदियाँ मिलकर के गंगा नदी बनाती है, कहाँ पर गंगा नदी कहलाती है, पहले इसका नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन जो आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि देख रहे हैं गंगा की मुख्य धारा भागीरथी यानी गंगोत्री हिमानी, या बात करेंगे आप फ्रेंड्स जो कि गौमुख कहे या गंगोत्री हिमानी से जो कि भागीरथी नदी निकलती है। साथ ही साथ दूसरे जो संतोपथ हिमानी से आपको देखने को मिले अलकनंदा, यानी गंगोत्री हिमानी से आपको भागीरथी नदी, साथ ही साथ आप संतोपथ हिमानी से आपको देखने को मिलेगी कि अलकनंदा। ये दो नदियाँ यानी कि बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा, ये दो नदियाँ मिलकर के देवप्रयाग में जब आती हैं तो वहाँ से ही गंगा का निर्माण होता है, यह गंगा कहलाती है। यही भागीरथी यानी कि जो गोमुख कहें फ्रेंड्स, यहाँ पर गंगोत्री हिमानी से जो भागीरथी गंगा निकलती है तो वो देवप्रयाग में अलकनंदा से जब मिलती है तब उसकी बात गंगा कहलाती है। गंगा जैसे ही हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो जहाँ से बहुत सारी सहायक नदियों के साथ मिलती है और मिलकर के इस अपवाद तंत्र का निर्माण करती है। तो आज उन सभी फ्रेंड्स एक एक जितनी भी बारीकी हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले आते हैं मैप के माध्यम से, देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम फ्रेंड्स आपको देखने को मिले, तो जैसा हमने बताया फ्रेंड्स कि जो गौमुख कहें या गंगोत्री हिमानी कहें उससे क्या निकलती है तो भागीरथी निकलती है। कई बार तो क्वेश्चन फ्रेंड्स यही आपसे पूछता है कि गंगा के नाम अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग है, तो आपको पहले जो गंगा का नाम था वो भागीरथी कहलाता है। जैसे ही गंगा देवप्रयाग में मिलती है यानी भागीरथी अलकनंदा के साथ देवप्रयाग में मिलती है तो फिर गंगा कहलाती है। अगर बात करें फ्रेंड्स गंगा जैसे ही आपको देखने को हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में फैलती हुई निकलती है तो जैसे ही पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, अगर बात करें पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल में इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा जो आपको देखने को मिलेगी हुबली के नाम से जानी जाती है, यानी फ्रेंड्स जो एक शाखा इसकी क्या है तो हुबली जो कि गंगा की ही एक शाखा है। दूसरी जो कि गंगा की शाखा है बात करें फ्रेंड्स तो आपको देखने को मिलेगी कि पद्मा नाम से, जो कि बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यानी जैसे ही गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है, पद्मा। वहीं इसकी जो दूसरी शाखा है तो वह हुगली नाम से हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, पूछता है आपसे फ्रेंड्स कि कहाँ पर पद्मा कहलाती है, कहाँ पर गंगा कहलाती है, कहाँ पर मेघना कहलाती है। वही जो पद्मा गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा कहलाती है। पद्मा जब जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो फिर वही मेघना नदी हो जाती है। तो ये कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहाँ से फ्रेंड्स पूछता है इसके नामों के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो भागीरथी नदी कहलाती है। भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो गंगा बन जाती है। गंगा जब मैदानी भागों से प्रवेश करते हुए जाकर के पश्चिम बंगाल यानी फरक्का के पास फरक्का
बैराग जो आपने नाम सुना होगा, तो वहाँ पर 2 भाग में बढ़ जाती है। एक शाखा जो हुगली नदी कहलाती है, दूसरी शाखा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है फ्रेंड्स, तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है पद्मा। पद्मा जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो मेघना नदी कहलाती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है गंगा नदी के नामों से लेकर के, क्योंकि यहाँ से भी फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो किस नाम से जानी जाती है, उसकी दूसरी शाखा कौन सी है, साथ ही साथ बात करें कि इसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग एक एक चीज़ें, या फिर आप डायग्राम बनाना चाहें तो आप इसका डायग्राम बनाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको देखने को मिलेगा जो गंगोत्री हिमानी या यमुना से भागीरथी नदी, साथ ही साथ अलकनंदा, ये दोनों जाकर के कहाँ मिलते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जामों में पूछे जा, टीआरई एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यदि आपने देखा होगा तो देवप्रयाग में मिलते हैं, देवप्रयाग में। इस चीज़ को कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा कि इसका अगर डायग्राम बना सके तो बहुत अच्छी चीज़ है। वही बात करें, आप जैसे ही गंगा अब हरिद्वार के यानी प्रवेश करते हुए अगर बात करें मैदानी भाग में आती है, तो मैदानी भागों में आने के बाद यूपी में जो आपको देखने को मिलेगा कि गंगा नदी पीलीभीत से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जैसे ही ये गंगा अगर बात करें तो फरक्का बैराज या पश्चिम बंगाल में पहुँचती है, तो पश्चिम बंगाल में इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा जो हुगली नाम से जानी जाती है, दूसरी शाखा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा एक इसकी जो शाखा है वो हुगली नाम से जानी जाती है। तो पद्मा जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो मेघना हो जाती है। यही ब्रह्मपुत्र मेघना जाकर के आगे सुंदरबन में जो कि डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये चीज़ें आप कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैदानी भागों में गंगा कहलाती है। देवप्रयाग की बात, जैसे ही गंगा भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो गंगा का निर्माण कर लेती है, यानी गंगा कहलाती है। तो इस चीज़ को आप कोशिश कीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब एक एक करके हम लोग गंगा की कौन सी सहायक नदी हैं, उत्तर की तरफ से कौन कौन सी सहायक नदी है, तो अगर आप डायग्राम के माध्यम से देखें तो आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं बेसिक्स पढ़ रहे हैं हिमालयी नदियाँ, इस पूरे जो बात करें चैप्टर में हिमालयी नदी, दूसरी जो पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जैसे शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। साथ ही साथ अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा नदियाँ और भी बहुत है गंगा के सहायक, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो बिहार में जितनी भी गंगा की सहायक नदियाँ उनको भी पढ़ेंगे। लेकिन आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखिए, या जो एनसीईआरटी क्लास 9 में दिया गया है तो क्या दिया गया है, हिमालयी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी। यहाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, इस वजह से हम आपको इस चीज़ को क्लियर कर दे रहे हैं कि हम बेसिकली पढ़ रहे हैं क्या, हिमालयी नदी। हिमालयी नदी तंत्र पढ़ रहे हैं जिसमें हिमालय या हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनको इस चैप्टर में बेसिक से पढ़ाया गया है, ये बात कहें तो समझाया गया है। इसके बाद गंगा की और भी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बात करें तो आपको कमला, साथ ही बागमती, ये बहुत सारी नदियां हैं जो आपको हिमालय गंगा के नदी तंत्र में आती हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आपको कुछ ही नदियाँ देखने को मिल रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, और बात करो आपको चंबल, बेतवा। तो ये इसका रीज़न क्या है, या यमुना, ये इसका रीज़न क्या है, यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि अगर आप पूरा नदी तंत्र गंगा का देखेंगे तो आपको और भी देखने को मिलेगी कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, साथ ही बागमती, कमला, मोची, या बात करें महानंदा, ये भी नदियाँ हैं जो कि गंगा की सहायक है, लेकिन उनको यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया। तो उसका एक ही रीज़न है फ्रेंड्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हिमालयी नदी तंत्र या फिर प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत को उच्चभूमि के नदी तंत्र। तो आपको देखने को मिल रहा हो कि जितनी नदियाँ हैं, शारदा हो या फिर घाघरा हो या फिर गंडक हो या फिर कोसी हो, ये सब कहीं ना कहीं हिमालय पर्वतों से ही निकल कर आ रहे हैं। तो इस वजह से जो कि शामिल किया गया है, तो यही कुछ प्रमुख नदियों को जो भी शामिल किया गया है। अभी हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि गंगा की सहायक नदियाँ कहलाएंगी। जब बिहार इसकी स्पेशल पढ़ेंगे, यानी बिहार की इस परिप्रेक्ष्य में हम आज ही पढ़ेंगे, हालांकि ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग होगा चीज़ें, लेकिन उसको भी जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि शारदा के बाद घाघरा, गंडक, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, साथ ही साथ बात करें मोची
और कोसी, फिर इसके बाद महानंदा, ये सभी नदी जो कि बाएं तरफ से गंगा में मिलती है, तो इनको भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो उसका एक ही रीजन है कि हिमालयी नदी तंत्र हम पढ़ रहे हैं, और हिमालय के पर्वतों से जितनी निकलने वाली नदी है वो टोटल एनसीईआरटी में दिया गया है, क्योंकि उसका एक रीजन भी है। तो कई बार यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि आखिर इन नदियों को क्यों नहीं दिया गया है। तो उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि हिमालयी नदी तंत्र में उन्हीं नदियों को शामिल किया जाएगा जो हिमालय या उसके सहायक यानी पर्वतों से निकल के आ रही हैं। तो ये सब कहाँ है, शारदा हो गया या घाघरा हो गया। अगर बात करें घाघरा तो मापचा हिमनद से निकल के आती है। गंडक की बात करें तो आपको अन्नपूर्णा जो कि आप हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है तो उससे निकल के आती है। कोसी की बात करें तो गोसाई थान पर्वत से निकल के आती है। तो क्यों, ये सब हिमालय के पर्वतों के ही हिस्से हैं, तो इस वजह से ये दिए गए। तो कई बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दिमाग में, यदि आप एकदम चीज़ों को बारीक से देखेंगे तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो कोशिश कीजिएगा इन चीज़ों को भी आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तब आप कई बार फंसेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक या समानांतर नदी है तो यमुना है। यमुना तो आपको सभी जानते हैं कि यमुना की उत्पत्ति स्थान जो किया है तो यमुनोत्तरी हिमानी से होती है। तो वही जो कि सब दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। वहीं आप देखेंगे कि इसमें और बहुत सारी नदियाँ, चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि केन नदी भी यमुना में मिलती है। तो ये चीज़ें आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक एक गंगा नदी की, कि गंगा नदी की उत्पत्ति कैसी हुई, कौन सी नदी, क्योंकि अब बेसिक यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो होगा गंगा नदी तंत्र। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहाँ से डाउट्स बनते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि ऐसा क्यों है, कि इसके बीच में जब गंगा की और भी सहायक नदी तो उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। तो बेसिकली इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो एनसीईआरटी की यही है कि इसमें से प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों को भी पढ़ाया गया है। तो इस वजह से बहुत सारी नदियाँ नहीं आपको देखने को मिलेगी। जब हम आगे अभी पढ़ाएंगे बिहार की जितनी भी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर होगा, यह बात करके डाउट आ सकता है कि इनको इस मैप के माध्यम से क्यों नहीं बताया गया है, या एनसीईआरटी में इनको क्यों नहीं बताया गया। ये कन्फ्यूजन आपको आएगा, तब वहाँ पर आप ये चीज़ एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि हिमालयी नदी तंत्र से यानी हिमालय से जितने भी निकलने वाली नदियाँ हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बात करते हैं जैसे गंगा नदी तंत्र के बारे में, तो आप एक एक करके कोशिश कीजिएगा, नोट करते चलिएगा, जिससे कि आप बेसिकली जब आप एक मैप बनाए या आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जो आपको क्लियर हो। तो हमने अभी बताया आपको कि गंगा नदी तंत्र की बात करें तो भागीरथी नदी जो आपको देखने को मिलेगी तो कहाँ से निकलती है। तो अगर बात करें गोमुख हिमानी से निकलती है। वहीं आपको देखने को मिलेगी जो दूसरी, तो वो अलकनंदा देखने को मिलेगी। अलकनंदा देखने को मिलेगी कहाँ से निकलती, तो संतोपथ हिमानी से निकलती है। तो संतोपथ हिमानी से निकलती है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अलकनंदा का उद्गम स्थल क्या है, तो संतोपथ हिमानी। भागीरथी का उद्गम क्या है, तो गोमुख। यही जब दो नदियाँ मिल करके देवप्रयाग में आती हैं तो क्या कहलाती, वहाँ से ही गंगा निकलती है। यानी यही भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी जब हरिद्वार के बाद आप देखेंगे कि हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो आपको देखेंगे, आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा किस जिले से प्रवेश करती है, तो आप वहाँ बता सकते हैं कि पीलीभीत जिले से जो कि यूपी में प्रवेश करती है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ तक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आगे बात करें तो आप जैसे देखेंगे फ्रेंड्स कि आपको देखने को मिलेगा मैदानी भागों में गंगा के आने के बाद आपको जो एक पहली हिमालयी नदी जो कि देखने को मिल रही है वो आती है, वो शारदा नदी। दूसरी आपको देखने को मिल रही होगी कि घाघरा नदी। तो फ्रेंड्स आपसे जो क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछता है कि बाईं तरफ से गंगा में आकर के मिलने वाली पहली पश्चिमी नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा कि शारदा नदी है। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी, आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि गंगा की बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा कि महानंदा नदी जो आपको देखने को मिलेगी। अब इसकी बात करें कि कहाँ से इसकी उद्गम कहाँ है, तो अगर बात करें हल्दी राय पहाड़ी, आप कोशिश कीजिएगा कि इसको लिख लीजिएगा कि महानंदा यानी बाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली
सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तो महानंदी है। सबसे बाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो शारदा नदी है। तो इन चीज़ों को भी कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। या बात करें आप प्रीवियस ईयर बना रहे होंगे तो वहाँ भी देखने को मिले होंगे। तो आई होप कि बेसिक इन्फॉर्मेशन साथ ही साथ आपको समझ में आई होगी। तो पश्चिम तरफ से जो पहले मिलने वाली नदी गंगा में वो कौन सी है, तो शारदा नदी है। दूसरी है घाघरा नदी। अब बात करें घाघरा नदी को उद्गम स्थल के बारे में, तो आप लिख सकते हैं जो मापचा हिमनद है उससे जो कि आपको देखने को मिलेगी। तो किसकी उत्पत्ति होती है, तो घाघरा नदी की का उद्गम स्थल क्या है, तो आपसे पूछता है तो आप बताइएगा कि मापचा हिमनद है। दूसरी आपको फ्रेंड्स देखने को मिल रही होगी जो हिमालयी नदियों में से आती है, गंगा में बाईं तरफ से मिलती है। वो तीसरी नदी जो आपको बाईं तरफ से, पश्चिम की बाईं तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो गंडक नदी है। आपसे पूछता है कि गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है। अभी हम जो एनसीईआरटी में जो बताया गया है तो उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार कम से कम ये चीज़ें आप पढ़ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को ये पूछता है। आप जब 11 क्लास की एनसीईआरटी को फ्रेंड्स देखेंगे तो वहाँ उद्गम स्थल के बारे में दिया गया। तो हमारा मकसद ये है कि एक ही जगह सारी चीज़ें आ जाए, ताकि अगर आप बाय द वे अगर आप 11 क्लास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कारण से नज़दीक है आपका एग्जाम, तो उससे क्या होगा कि एक ही समय में आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि उद्गम स्थल पूछता है। आप टीआरई 2 में देख लीजिए, वहाँ से पूछा था सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, मैकाल पर्वत है या मैकालू पर्वत। तो आप वहाँ फंसेंगे, तो वहाँ क्या था, मैकाल पर्वत था। तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछता है उद्गम स्थल। तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी उद्गम स्थल आ रहे हैं नदियों के, तो उनको भी डिस्कशन करते चलते रहें। तो बात करें अब जैसे कि गंडक नदी, तो गंडक नदी का जो उद्गम स्थल की अगर बात करें तो आपको देखने को मिले अन्नपूर्णा श्रेणी से होती है, अन्नपूर्णा श्रेणी से होती है। अगर वही बात करें जो नेक्स्ट आप नदी को गंगा में यानी बाई तरफ से मिलते हुए आपको दिख रही है, तो कौन सी दिख रही है, तो आपको दिख रही है कोसी नदी। कोसी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो बहुत सारी एग्जाम में पूछता है, तो गोसाई थान नदी यानी गोसाई थान श्रेणी का है, गोसाई थान पर्वत से जो आपको देखने को मिलेगी कोसी नदी की उत्पत्ति होती है। वहीं आप फ्रेंड्स अगर बात करें तो सबसे पूरब में जो आपको गंगा नदी से मिलती है तो वो महानंदा, तो हमने बता ही दिया कि पूरब में सबसे मिलने वाली महानंदा नदी है। इसके उद्गम स्थल के बारे में भी बताया कि माँ हल्दी राय पहाड़ी जो आपको देखने को मिलेगी, तो कहाँ से मिलेगी, तो यहीं से महानंदा की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन पूछता है कि गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा फ्रेंड्स कि शारदा नदी है। सबसे पूरब नदी कौन सी है, तो जो आपको देखने को मिलेगी कि महानंदा नदी है। तो ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदी, पूर्व पश्चिमी पूछे शारदा, पूर्वी पूछे तो महानंदी। घाघरा का हमने बताया कि घाघरा जो कि मापचा हिमनद, गंडक को बताया अन्नापूर्णा श्रेणी, कोसी नदी गोसाई थान। साथ ही साथ बात करें अगर कि महानंदा की, तो इसका जो कि माँ हल्दी राय पहाड़ी से होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गंगा के ही समानांतर एक नदी आती है जो आपको देखने को मिल रही है, तो यमुना नदी। तो यमुना नदी की उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपसे पूछता है तो यमुनोत्री हिमानी से हुई है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। वहीं आपको देखने को मिला है कि चंबल नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, बेतवा नदी। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो कि उच्च भूमि या प्रायद्वीपीय भूमि से जो आपको देखने को मिलेगी सोन नदी आती है, तो वो भी गंगा की सहायक नदी है। तो आपसे पूछता है कि वह कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आकर के गंगा में दाईं तरफ से मिलती है, तो सोन नदी मिलती है। गंगा के समानांतर जो नदी आपको प्रयागराज में देखने को मिलती है, बात करें जो प्रयागराज में मिलती है वो कौन सी नदी है, तो वो यमुना नदी है। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर पूछ ले आपसे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा कि जो कि यमुना नदी है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है तो फ्रेंड्स ये पूछता है कि उच्च भूमि या कहें प्रायद्वीपीय भारत से आकर के गंगा की वो कौन सी नदी है जो दाईं तरफ से मिलती है, तो वो सोन नदी है। तो ये चीज़ें आपकी एकदम क्लियर होंगी। अगर हम मैप ड्रॉ करें या मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि जो
भागीरथी नदी, साथ ही साथ देवप्रयाग नदी, ये दोनों जब अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में आती है तो वहीं से देवप्रयाग से ही जो आपको देखने को मिलेगा कि गंगा नदी बनती है। गंगा नदी जो कि मैदानी भागों में प्रवेश करती है, हरिद्वार के बाद मैदानी भागों में प्रवेश करती है और कलकत्ता कहें या फिर पश्चिम बंगाल में आकर के जैसे ही फरक्का बैराज के पास आती तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो कि आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जो कि बात करें तो पद्मा के नाम से पद्मा, दूसरी जो शाखा है तो हुबली, ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। कौन कौन सी नदी तो आपको देखने को भागीरथी, अलकनंदा हमने बता दिया। भागीरथी यमुनोत्री हिमानी से, अलकनंदा सत्तोपथ हिमानी से कहाँ मिलती है तो देवप्रयाग में मिलती है, गंगा कहलाई। इसके बाद कौन सी जो पश्चिम तरफ से सबसे पहले जो नदी मिलती है आपको देखने को मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा शारदा नदी। शारदा नदी की उत्पत्ति के बारे में हमने बताया, आपको देखने को मिला कि शारदा नदी की जो उद्गम स्थल है वो हमने बताया कि क्या था। तो आप बताइएगा दूसरी नदी जो आपको देखने को मिलेगी तो दूसरी नदी आपको देखने को मिलेगी घाघरा नदी। घाघरा नदी के उद्गम स्थल के बारे में भी हमने आपको बताया कि मापचा हिमनद से। तीसरी नदी जो आपको देखने को मिलेगी तो गंडक नदी, गंडक नदी। फिर जो आपको देखने को मिलेगी तो आप अगर बात करें तो कोसी नदी, कोसी के बाद जो सबसे पूरब में नदी मिलती है तो महानदी कोसी। फिर बात करें तो महानंदा सबसे पूरब में मिलने वाली गंगा से नदी कौन सी है तो महानंदा है। माँ हल्दीराय पहाड़ी से, कोसी गोसाई थान से, गंडक आपको देखने को अन्नपूर्णा से। अगर बात करें घाघरा की तो घाघरा आपको देखने को मिलेगी मापचा हिमनद से होती। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेंड्स यमुना जो कि गंगा की समानांतर नदी आकर के अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रयागराज में मिलती है तो गंगा कहलाती। गंगा में आपको देखने को मिलेगी चंबल मिलती है। सबसे पहले अगर बात करें तो हिंडन मिलेगी, हिंडन के बाद चंबल, फिर केन, फिर बेतवा। आपसे ये भी क्रम पूछता है फ्रेंड्स। अगर बात करें यमुना नदी के अकॉर्डिंग या उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग बात करें तो पूछता है कि कौन सी नदी है जो गंगा में पहले मिलती है तो हिंडन, फिर चंबल, फिर आपको देखने को मिलेगा केन, फिर आपको देखने को मिलेगा बेतवा। तो ये भी उत्तर से दक्षिण क्रम पूछता है या पश्चिम से पूर्व क्रम पूछता है तो इस चीज़ को भी याद कर लीजिए। पहले मिलेगी गाजियाबाद के पास आपको देखने को मिलेगी हिंडन नदी, उसके बाद चंबल नदी, फिर केन मिलेगी, फिर बेतवा मिलती है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी कि जो प्रायद्वीपीय भारत से एक नदी और आती है जो दक्षिण से तरफ से आती है और सोन नदी जो कि आपको देखने को मिलेगी वो गंगा में मिलती है। तो ये एक मैप है जो आप कोशिश कीजिएगा इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। आपसे टीआरई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो अमरकंटक मैकाल सरेढ़ी से जो कि सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो ये चीज़ भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हुई होंगी। अब जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन ये बात करें जो कि एनसीईआरटी में जो दिया उसको भी हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद जितनी भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में गंगा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो बात करें जैसे गंगा नदी तंत्र के बारे में तो गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री हिमानी का ही आप बात करें तो गौमुख से उद्गम होती है, वहीं निकलती है। तथा अलकनंदा को हमने बताया कि सत्तोपथ हिमानी से निकलती है। देवप्रयाग में ये दोनों नदी जब मिलती है तो फिर वहाँ से ही भागीरथी जो कि गंगा नदी कहलाती है। अगर बात करें कुछ और प्रमुख पॉइंट्स के बारे में, मिलती है यानी जब अलकनंदा भागीरथी मिलती है तो हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़ करके मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो आपसे पूछता है कई बार एग्जामों में कि गंगा कहाँ से जो कि मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो आप बताइएगा हरिद्वार में। अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पीलीभीत से, पीलीभीत जिले से जो कि यूपी में प्रवेश करती है, यूपी में प्रवेश करती है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसको भी कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब बात करें कुछ और प्रमुख पॉइंट्स के बारे में तो हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर के गंगा में मिलती हैं। इनमें कुछ प्रमुख नदियाँ जो आपको यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, एक एक नदी का उद्गम स्थल, कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है, कौन सी नदी जो कि बाईं तरफ से मिलती है, कौन सी जो नदी जो कि पूरब की तरफ से मिलती है, कौन सी नदी जो आपकी दाईं तरफ से मिलती है, इन सभी चीज़ों को हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। आई होप कि चीज़ें आपको बेहतर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, साथ ही साथ बारीकी से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद कहें या फिर वर्तमान का प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। अगर वही बात करें घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। तो आप सभी को इन चीज़ों बताइए कि घाघरा जो कि मापचा हिमनद, गंडक, अन्नपूर्णा, कोसी, गोसाई थान, ये सभी कहाँ से निकलती हैं? तो नेपाल हिमालय से। तो यही पूछता है कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी हैं जो कि नेपाल हिमालय से निकलेगी। तो आप बता सकते हैं कि वो घाघरा, गंडक और कोसी नदी है। आई होप कि इस पॉइंट को आप एकदम बारीकी से समझेंगे, साथ ही साथ लिखेंगे। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भी बना देती हैं। बात करते हैं वहीं उच्च भूमियों के बारे में, उच्च भूमि या प्रायद्वीपीय उच्च भूमियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियों में आपको देखने को मिले चंबल, बेतवा, सोन, साथ ही साथ अर्धसूत्रों से निकलते हैं। इनकी लंबाई कम है तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। अतः ये नदियाँ कैसे तथा गंगा में मिलती हैं, तो यही पूछता है आपसे। बाएं और दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में आपसे पूछता है कि गंगा किस दिशा में बहती है। तो आप बताइएगा पश्चिम से पूरब की बहती है, यानी वेस्ट से, जो कि ईस्ट की तरफ बहती है। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा कि गंगा की बहने की जो दिशा कौन सी है। तो आप बताइएगा कि जो है वेस्ट से, यानी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जामों में पूछेगा कि गंगा किस प्रकार की चट्टानों में बहती है, किस प्रकार की। तो आप बताइएगा टरसरी प्रकार की चट्टानों में। ये भी क्वेश्चन आपको स्टेट पीसेस वगैरह में पूछा जाता है कि गंगा किस प्रकार की चट्टानों में बहती है। तो टरसरी प्रकार की चट्टानों में बहती है। आई होप की चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। गंगा को 3 भागों में भी बांटते हैं, तो अभी उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यह बात करें पूर्ण होकर पूर्व दिशा में बहती है, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यहाँ गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। तो हमने बताया था कि एक हुगली, दूसरी जो कि पद्मा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। हुगली जो कि कोलकाता से होकर के जाके अरब सागर में आपको देखने को मिलेगा जल विसर्जित करती है। पद्मा जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ब्रह्मपुत्र से जब मिलती है तो मेघना नदी बन जाती है। बात करते हैं वहीं भागीरथी, हुगली जो इसकी एक वितरिका है या एक सहायक नदी है, या एक बात करें एक दूसरी शाखा है वहीं, तो दक्षिण की तरफ बहती है। यानी आप देखेंगे कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो कि गंगा नदी है, तो गंगा नदी की जो एक शाखा है वो किस दिशा में बहती है। तो दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान में से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आपसे पूछता है कि हुगली जो कहाँ मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के जल विसर्जित करती है। सॉरी, वहाँ पर शायद हमने अरब सागर बता दिया, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि ये हुगली नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आई होप कि आप समझ पाएंगे चीज़ों को। एक वितर्क जो दक्षिण में गंगा डेल्टा के मैदान से होती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी से मिल करके अंतिम चरण में गंगा ब्रह्मपुत्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा सुंदरबन के डेल्टा के नाम से जाने जाता है। तो आपको हमने पिछली वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स पढ़ाया था, यदि आपने देखा होगा कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो जब कोई भी नदी जो कि किसी खाड़ी में या किसी महासागर में अपना जल विसर्जित करती है, तो वहाँ पर अवसादों के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि छोटे छोटे जो कि आपको देखने को मिलेगा कि अवसाद जमा हो जाता है। अवसादों के जमा होने से जो कि पत्थरों का निर्माण हो जाता है। या बात करें कि जो बहाव क्षेत्र है, यानी जहाँ पर नदियों का बहाव क्षेत्र है, वहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों का निर्माण हो जाता है। तो आप देखते हैं कि जो ज्वारनद मुख यानी जो समुद्र का पानी है, तो इनसे टकरा करके यानी नदी के बहाव वाले एरिया पे नहीं आ पाता। तो इस वजह से इस एरिया को क्या कहते हैं, तो डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहते हैं कि सुंदरबन के डेल्टा में आपको देखने को मिलेगा कि सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं।
वृक्ष पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से इस डेल्टा को क्या कहते हैं, तो सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा है। ये चीज़ भी आपसे पूछता है। अगर वही बात करें फ्रेंड्स गंगा की टोटल लंबाई की, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो गंगा की टोटल लंबाई है 2500 किलोमीटर लंबी है। अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है, या सबसे बड़ी लंबी नदी तंत्र, क्योंकि ये भारत के ही लगभग सारे एरिया में फैलती है। या बात करें भारत के एरिया में ही इसकी पूरी लंबाई पाई जाती है। वहीं आप देखेंगे सिंधु नदी की भी जो 2900 किलोमीटर है, लेकिन वो बहुत सारा एरिया उसका पाकिस्तान में है। ब्रह्मपुत्र का बहुत सारा एरिया आपको देखने को मिलेगा। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसकी जो बहुत सारा एरिया आपको देखने को तिब्बत में है। तो जिसकी वजह से सबसे बड़ी जो नदी आपसे पूछता है तो वो गंगा ही हो जाती है। कितनी है, तो जो अगर एनसीईआरटी के देखें तो 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। लेकिन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में पूछता है तो 2525 किलोमीटर है। तो ये भी आप चीज़ें एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि 2525 है। लेकिन एनसीईआरटी, क्योंकि आप देखते हैं कि किसी भी एग्जाम का जो सर्वमान्य डेटा है तो एनसीईआरटी का, तो उसमें एनसीईआरटी में 2500 किलोमीटर दिया है, तो आप इसको भी मान के चलिएगा। लेकिन जो एग्जाम में पूछता है तो वो 2525 किलोमीटर है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 2525 किलोमीटर है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा समझिएगा। अब बात करें तो जैसे कि गंगा नदी के अपवाद तंत्र को, तो अम्बाला नगर सिंधु गंगा नदी तक के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो आपसे ये पूछता है कि सिंधु और गंगा नदी के जल विभाजक पर कौन सा शहर स्थित है, तो अम्बाला नगर स्थित है। अम्बाला से सुंदर बन के मैदान की लंबाई लगभग अगर बात करें 1800 किलोमीटर, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर ही है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट 1 मीटर होती है। इसलिए इन नदियों में बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। तो आपने देखा था जो कि विसर्ग जब नदियाँ बहती हैं तो अपने निर्माण बहने वाले स्थानों पर विसर्ग जो कि विसर्ग को निर्माण करते हैं। यही विसर्ग जबकि कभी कभी क्या होता है कि कट जाते हैं। तो ये जो कि गोखुर चाप, अगर चाप झील या आक्सपो झील ये बात करें तो अगर बात करें तो यही गोखुर झील का निर्माण करते हैं। तो यही एग्जामों में आपसे तैयारी में पूछा गया था कि चाप झील या बात करें तो आक्सपो झील किस प्रकार की घाटियों में पाई जाती है, तो नदी घाटियों में पाई जाती है। क्योंकि कई बार होता है कि ये जो विसर्ग अलग हो जाते हैं मुख्य भूमि से, यानी मुख्य नदी से अलग हो जाते हैं और अलग होकर के एक चाप झील या गोखुर झील का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ें भी आप समझ पाए होंगे। अब हम फ्रेंड्स क्या करते हैं कि गंगा नदी से जैसे कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि टीआरई एग्जाम बीपीएससी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो गंगा नदी से फैक्ट्स बनते हैं तो उनको भी हम लोग कोशिश करें कि यहाँ पे नोट कर लेंगे। आप डायग्राम बनाइएगा बिहार, अगर बिहार का एक आप ड्राफ्ट बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एक समझ के लिए हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो, तो लेकिन आप एक समझ के लिए कोशिश कीजिएगा कि आप भी इसको ड्रॉप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पूछता है कि बिहार के कितने जिलों से निकलती गंगा जो बहती है, तो 12 जिलों से जाती है। ये भी एग्जाम पूछा गया है, जो कि 6 जिला आपको उत्तर में देखने को मिलेगी, यानी कि उत्तर में देखने को मिलेगी 6 जिला, जो कि आपको दक्षिण में देखने को मिलेगी। तो 12 जिलों से टोटल होकर जाती है। सबसे ज़्यादा किस जिले में बहती है, तो पटना जिला में बहती है। सबसे कम तो कटिहार जिला में, पटना जिले में इसकी लंबाई तो आप बताइएगा 96 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा जो कि पटना जिला में है। तो आई होप कि ये चीज़ें भी आप लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जो बिहार में सबसे पहले जो कि गंगा में नहीं मिलती है, तो आपको देखने को मिलेगी घाघरा नदी मिलती है, दूसरी गंडक नदी मिलती है, तीसरी तो देखने को मिलेगी तो आपको देखने को मिलेगी बूढ़ी गंडक गंडक नदी मिलेगी। चौथी जो आपको देखने को मिलेगी तो वो देखने को मिलेगी फ्रेंड्स तो बागमती साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें तो एक और इसकी कमला बागमती ये कुछ प्रमुख नदी हैं जो कि उत्तर की तरफ से गंगा में आकर मिलती है। वहीं बात करें फ्रेंड्स और कुछ प्रमुख नदियाँ जो कि मिलती हैं तो आपको देखने को मिलेगी कोसी नदी। फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा, हम एक एक बनाते जाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लिखने में या वैसे ही
बहुत सारी एक ही जगह चीज़ें लिख दी जाएंगी तो काफ़ी वो हो जाएगा, तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा आप इसको लिख लीजिएगा। फिर वहीं एक को जो कि मोची नदी आपको देखने को मिलेगी, मोची नदी लास्ट में जो आपको देखने को मिलेगी गंगा मिलती है, तो महानंदा मिलती है। तो इस चीज़ को भी आप कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम फिर से एक मैप ड्रॉप करेंगे। हमने ऊपर की नदी आप बता दी कि घाघरा, दूसरी गंडक, बात करें बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कमला, अगर बात करें तो अब फिर कोसी, मोची, महानंदा, ये कुछ ऊपर की तरह गंगा है जो कि बिहार में आपको ये गंगा में मिलती है, यानी गंगा की सहायक। तो कौन कौन सी है तो आप बताइएगा। घाघरा, दूसरी जो आपको गंडक, तीसरी जो आपको देखने को मिलेगी बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक घाघरा का हमने मापचा हिमनद बताया, अन्न गंडक का अन्नगुड़ा बताया, बूढ़ी गंडक का तो सोमेश्वर पहाड़ी जो कि आपको बिहार में देखने को मिलती है। बागमती, महाभारत, बागमती की बात करें तो भारत श्रेणी से इसका उद्गम स्थल है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। कमला का देखिए तो कमला और बागमती दोनों महाभारत श्रेणी से आती है। कोसी गोसाई थान हमने बता ही दिया। मोची नदी अलग, महानंदा का हमने बताया आपको कि महानंदा जो निकलती है हल्दीराय पहाड़ी से निकलती है। तो ऊपरी की तरफ से जो भी नदी मिली है, आई होप कि आप इन सबको नोट कर पाए होंगे। अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे टीआरई में, जैसे बिहार की ही नदियों के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा। अब जो कि दाएं तरफ से मिलती है, तो पहली जो मिलती है कर्मनाशा मिलती है, कर्मनाशा नदी मिलती है। अब इसकी बात करें तो कहाँ से इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो पूर्वी विंध्य श्रेणी, अब बात करें विंध्य श्रेणी से है। तो कोशिश कीजिएगा एक एक हम लिखते जाएंगे, आप बेसिक क्रम से ही लिखते जाइएगा तो आपका एक बेहतर हो जाएगा। साथ ही साथ करें सोन नदी मैकाल श्रेणी से, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैकाल श्रेणी से होती है, मैकाल श्रेणी से। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा पुनपुन, कहाँ पे नदी में मिलती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, गंगा में मिलती है। तो अगर बात करें तो फतुहा के पास मिलती है, लेकिन इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो चोराहा पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है। तो ये चीज़ें आपको समझ पाए होंगे। पहली कर्मनाशा, सोन नदी, फिर पुनपुन, फिर और अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगी कि निरंजना नदी, बात करें वहीं क्यूल नदी, अजय नदी जो कि जमुई की चकाई से निकलती है। तो क्यूल की बात करें तो क्यूल जो कि पारसनाथ पहाड़ी से निकलती है। ये सभी किसमें है, तो गंगा में मिलने वाली नदियाँ हैं। तो आई होप कि गंगा नदी जितना बिहार में परिप्रेक्ष्य से था, जितना यूपी के परिप्रेक्ष्य से था, उन सभी को हमने अपने डिटेल में डिस्कशन करा दिया। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको देखने को मिलेगी तीसरी हिमालयी नदियों में जो सबसे बड़ी नदी है। तो बात करें फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी है, तो वो जो तीसरी सबसे बड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से पूर्व सिंधु नदी सतलज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी सिंधु लंबी से कुछ अधिक है, यानी इसकी लंबाई की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा फव्वारा तंत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का है। लेकिन इसका बहुत सारा एरिया जो कि आपको देखने को मिलेगा तिब्बत मानसरोवर झीलों में, यानी तिब्बत के एरिया में है। तो इसकी वजह से भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे लंबी नदी न होकर के भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो सबसे लंबी जो कि गंगा नदी है। तो यही चीज़ यहाँ से पूछ रहा है। अगर बात करें इसके मैप्स के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो आप एक बार मैप के माध्यम से हम लोग इसको देख लेते हैं, ताकि यहाँ से चीज़ें आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जैसे कि आपके मैप के माध्यम से देखने को मिल रहा हो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो उद्गम स्थल है तो यांगसी हिमालय मानसरोवर के पास एक यांगसी हिमनद कहे या यांगसी हिमानी कहे। तो यहाँ से किसकी तो बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल होता है। जब उद्गम स्थल होता है तो इसको थारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। जहाँ से यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम होती है तो उसको वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, तो थारलुंग जंगबो नाम से जाना जाता है। जैसे ही तिब्बत के एक बड़े एरिया में फैलती है तो उसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नामों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछता है। अब आपसे ब्रह्मपुत्र ना पूछ करके
तो पूछ लेगा थारलुंग जंगबो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आप बताइए कि यांगसी हिमानी। आपको पता ही नहीं है कि थारलुंग जंगबो किस नदी को बोलते हैं, तो आप उद्गम स्थल कैसे बताएंगे। तभी इन चीज़ों को, नामों को भी कोशिश कीजिए कि लिखते जाइएगा या कहीं आप याद कर लीजिएगा, तो यहाँ से जो संबंधित क्वेश्चन है उनको भी आप पकड़ पाएंगे। तिब्बत में सांगपो जब उद्गम होती है थारलो जंगपो, जैसे ही बात करें अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से जाना जाता है। दिहांग में जब आपको देखने को मिलेगी कि एक लोहित और दिबांग नदी मिलती है तो फिर ब्रह्मपुत्र बन जाती है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना जब गंगा से मिलती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इसके कुछ बेसिक नाम, उद्गम स्थल यांगसी हिमानी, थारलुंग जंगपो, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना और मेघना। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ब्रह्मपुत्र नदी से जो आप लिख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अब हम लोग फ्रेंड्स एक मैप ड्रॉ करते हैं। अब मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की तंत्र में कौन कौन सी सहायक नदी आती हैं, उनका उद्गम स्थल कहाँ से है। क्योंकि ये चीज़ें आपको पूछ लेगा कि बराक किसकी सहायक नदी है, आप क्या बताइएगा। जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर बताइएगा क्या। तो इसी चीज़ों को हम लोग एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यांगसी हिमानी से उत्पत्ति होती है, साथ ही साथ जो तिब्बत में प्रवेश करती है सांगपो जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दिहांग नदी। दिहांग में जबकि आपको देखने को मिलेगी कि लोहित नदी, यानी लोहित हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे। एक दिबांग नदी आती है, दिबांग नदी दिहांग और दिबांग नदी अलग अलग है। तो लोहित का आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है तो इसका जयालछू पर्वत है, जयालछू पर्वत से लोहित नदी उद्गम स्थल होता है। आई होप की चीज़ों को आप लिख पा रहे होंगे। वहीं आप फ्रेंड्स जैसे कि आएंगे बांग्लादेश में आते हैं, बांग्लादेश में आने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इसमें और भी बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा सुबनसिरी, साथ ही साथ आप लिख लीजिएगा सुबनसिरी। फिर आपको कामेंग नदी, फिर आपको मिलेगी देखने को मिलेगी कि मानस नदी। तीसरी जो आपको देखने को मिलेगी, फिर आप नेक्स्ट नदी तो तीस्ता नदी। ये कुछ प्रमुख सहायक नदी हैं जो कि बाएं तरफ से आकर के गंगा में मिलती हैं। उनमें कौन सी है तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस और तीस्ता। और भी मिलती हैं आपको यहाँ पर देखने को सकोवा नदी, यानी सकोवा। और वहीं पर रैदाक नदी भी आपको देखने को मिलेगी, रैदाक नदी भी देखने को मिलेगी। एक मणिपुर से नदी आपको देखने को मिलेगी जो आती है, अगर बात करें तो जायबू पर्वत से निकल करके आती है बराक नदी, जो कि मेघना से ठीक पहले मिलती है बराक नदी। तो ये कई बार आपको एग्जाम में पूछता है कि बराक नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको देखने को मिलेगा कि मणिपुर से निकलती है। तो आप इस चीज़ को भी कोशिश कीजिएगा नोट के लिए, मणिपुर के जयबू पर्वत से निकलती है। वहीं आपको देखने को मिलेगी धनुश्री भी किसकी सहायक नदी है, तो बताइएगा कि अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कोपली किसकी सहायक नदी है, तो कोपली भी जो आपको देखने को मिलेगा तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को लिख पाएंगे। बांग्लादेश जैसे ही सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसमें लोहित और दिबांग दो नदी मिलती है। दिबांग और लोहित नदी के मिलने के बाद ही असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम में इसको सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता नदी जो कि बाएं तरफ से मिलती है। अगर दाएं तरफ से बात करें तो आपको देखने को मिलेगा जो कि धनुश्री, कोपली और बराक नदियाँ मिलती हैं। बराक नदियाँ कहाँ मिलती है तो बात करें तो बांग्लादेश में मिलती है। ये जो कि जहाँ से मिलती है तो गंगा की, उसके बाद गंगा मिलती है। तो जैसे ही गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो मेघना नदी हो जाती है और जाकर के ये सुंदरबन की डेल्टा में डेल्टा का निर्माण करती है। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पर दिया गया है तो उन चीज़ों को भी हम लोग फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे, क्योंकि ये मैप जब आएंगे तब आपको कई बार ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है जो कि बात करें तो इसकी सहायक नदियों में आती है। तो ये पूछता है कौन कौन सी जो बाएं तरफ से मिल रही है, कौन कौन सी नदियाँ जो दाएं तरफ से मिलती है। तब इससे बचने के लिए क्या है कि आप लोग मैप के माध्यम से ड्रॉ कीजिएगा और उसको लिख लीजिए।
लीजिएगा। उसके ब्रह्मपुत्र के कौन कौन से नाम है? थारलुंग, जंगपो, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, मेघना, ये कुछ प्रमुख नाम है। बात करें जैसे कि एनसीईआरटी में जो दिया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील हमने आपको बताया यांगसी हिमालय से निकलती है। पूर्व तथा सिंधु नदी के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु नदी से बहुत अधिक है, परंतु इसका अधिकतर भाग भारत के बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर से, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 7757 मीटर के पास पहुंच करके ये यू आकार के अक्षर से मोड़ बनाकर भारत के उत्तर प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ से इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यही चीज़ आपको बता रहा है। तथा दिबांग, लोहित और कैनुला इसकी दूसरी सहायक। जब लोहित और दिबांग नदी मिलकर आती है तो ये असम में भी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसकी दूसरी सहायक नदी मिलकर के असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। बात करें ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ भी हमने आपको बता दी। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। यहाँ से नदी के जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती तथा बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। तो हमने आपको पिछले चैप्टर में यहाँ पे पढ़ाया था कि माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, किस राज्य में है? तो असम में है। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली नदी द्वीप है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये चीज़ें हमने आपको सभी पढ़ा दी हैं। तो नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप नाम हमने आपको बता दिया। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों से बहुत ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं अनेक नदियों में के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा मार्ग में परिवर्तन लाती है। तो आई होप कि ये चीज़ें जो कि गंगा नदी तंत्र, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपको समझ में आया होगा। उनके उद्गम स्थल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, आप फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि क्लास सिक्स की एनसीईआरटी, साथ ही साथ क्लास अगर बात करें क्लास 11 की एनसीईआरटी, 6, 9 और 11 इन तीनों एनसीईआरटी का फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम एक चैप्टर को कवर किए हैं, लेकिन ये एक चैप्टर नहीं है। क्लास 6 के ले लीजिए, क्लास 9 के ले लीजिए, इन तीनों को मिला करके आप पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि बिहार के एग्जामों के परिप्रेक्ष्य में पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को भी पढ़ रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये इतनी छोटी छोटी क्लासें हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि 6 क्लास, 9 क्लास और 11 क्लास, इन तीनों क्लासों को मिला करके पढ़ाया जा रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। साथ ही साथ ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, सीरीज पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग जो पढ़ेंगे जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, तो एक ही वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे। तो क्योंकि अगर आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी पढ़ेंगे तो काफ़ी नदियाँ हैं, जैसे गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, नर्मदा, तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। तो कोशिश की जाएगी कि अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग एक ही वीडियो के माध्यम से जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियाँ उन सभी को पढ़ लेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।